Hello, dear online students. Welcome back to our channel. So I hope you all are really doing well. आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो यूके ट्रिपल एस सी लेक्चर सीरीज है उसमें सोल्यूशन को का कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किया था और मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट टर्म्स। आज जो इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्दर और जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क के लिए आई होप आप लोगों ने किए होंगे तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम पे जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि 100 ग्राम NaOH जो हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं 10 लीटर वाटर में, तो क्या मोलारिटी होगी। तो कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, फर्स्ट अगर हम लोग देखें N/V मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। गिवन मास यानी 100 ग्राम हो गया हमारे पास में और NaOH का मोलर मास होता है 40। तो ये आपका वॉल्यूम आपका 10 लीटर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, आएगा आपका 0.25 मोलर के करीब। फर्स्ट का आंसर आपका 0.25 मोलर। सेकंड अगर हम लोग देखें तो सेकंड 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है आपका N/V, कंसंट्रेशन इज N/V। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोल्स कितना है उसमें 5 मोल्स और कितना लीटर है 2, यानी कितना आएगा आपका मोल्स 2.5 मोल। थर्ड अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्या है आपके पास में 9.8 मिलीग्राम H2SO4 इन 100 ml वाटर। तो मिलीग्राम है और मिलीलीटर है तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखिए, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे और मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो थाउजेंड थाउजेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स बाय वॉल्यूम, और मोल्स कैसे निकलेंगे आपके 9.8 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलर मास वो 198 होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, और ये 98 से 98 दिया तो कितना है 0.01 यानी 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो था 2 मिली मोल्स। अगेन मिली मोल्स में और मिलीलीटर में, तो आप इसको कन्वर्ट मत करिए, डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन को मोल्स यानी 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 2 डिवाइड कर दिया किससे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आपके पास में 200। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, बन जाएगा आपके पास में 1/100 और 1/100 यानी 0.01 मोलर। ओके, तो ये आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टर्म निकल के आ गए। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड जो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। अगेन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन मोलैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इससे आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देखो मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी था आपका मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी से बेसिस पे हम लोग नॉर्मेलिटी समझेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ मोल्स था, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। सेम यहाँ मोल्स था और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute dissolved in per liter of solution, dissolved in पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में जब हम लोग सॉल्यूट डिसॉल्व कराते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो जैसे मोल्स, मोलैरिटी क्या था आपको, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स क्या निकले थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ओके, नाउ ये एक्स फैक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक्स फैक्टर क्या है ये निकालना बहुत जरूरी है, अगर एक्स फैक्टर नहीं निकाल पाओगे आप तो इससे दिक्कतें हो जाएंगी आपको समझने में काफी चीजें। तो यूजुअली आपके पास में एन एक्स फैक्टर कह लो। एक्स फैक्टर क्या क्या होता है आपका, एक्स फैक्टर होता है पहले तो एसिड के केस में बेसिसिटी, एसिड के केस में बेसिसिटी, बेसिसिटी होता है कितने OH आयन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हम लोग एसिड के केस में बेसिसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कितने OH आयन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही उसकी बेसिसिटी कहलाई जाएगी। तो सिंपल अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी क्या होगा आपका, बेसिसिटी जनरली आपके पास में कुछ नहीं होता ज्यादा, ये होता है नंबर ऑफ H आयंस। इसको रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ H आयंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उतने OH आयन चाहिए होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसीलिए हम लोग बेसिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है बेस का केस। तो बेस के केस में हम लोग क्या देखते हैं, बेस के केस में हम लोग देते हैं एसिडिटी। बेस के केस में क्या देखते हैं हम लोग, एसिडिटी। ठीक है, बेस के केस में हम क्या देखते हैं, एसिडिटी।
एसिडिटी की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक केस में एसिडिटी क्यों बोले, कितना OH उतने एच आयन चाहिए होंगे बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली नंबर ऑफ OH आयन, तो जितने बेस में जितने OH आयन होंगे वो उसकी क्या होगी बेसिसिटी, क्योंकि एसिडिटी, क्योंकि उतने ही उसको क्या चाहिए एच आयन चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बेस के केस में एसिडिटी देखना है और एसिड के केस में बेसिसिटी देखना है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पर ही है। और तीसरा जो हमारे पास केस आता है वो सॉल्ट का आता है, जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सॉल्ट का। सॉल्ट पर यूजुअली क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट पर क्या होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये तीन केसेस आपको ध्यान में रखना है, वैसे और भी होते हैं बट आपको ये तीन केसेस को ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे आपको एक्स फैक्टर निकालना है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें एसिड की, तो एसिड के केस में मैं बेसिसिटी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको क्या देखना है कितने एच आयन आपका कोई एसिड दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी होगी और वही उसका एक्स फैक्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में HCl है, अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl के पास में कितने एच आयन होते हैं, एक एच आयन होता है। एक एच आयन है तो इसका मतलब जो एक्स फैक्टर होगा इसका 1 होगा, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। H2SO4 है, H2SO4 में कितना होगा, 2 एच आयन है, तो एक्स फैक्टर कितना होगा इसका 2 होगा। H3PO2 है, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर के वाइज देखिए, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्स फैक्टर भी पूछ सकता है। तो इसका बेसिसिटी या बेसिटी कह लो, तो बेसिटी भी इसकी कितनी है 1 है, क्योंकि यही वाला प्रोटॉन सिर्फ एसिडिक होगा, यही आपका आयनाइज हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका H3PO4 में देख सकते हैं हम लोग, H3PO3 में भी देख सकते हैं। तो H3PO3 में अगर हम लोग देखें, इसके केस में आपके पास में एक्स फैक्टर जो होने वाला है दैट वुड बी 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 एच आयन आपके यहाँ से रिप्लेसेबल है, इनकी बात हम करते हैं। अगला जो होता है आपके पास में वो है H3PO4, ठीक है। तो H3PO4 की बात करें तो P डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो एक्स फैक्टर होगा दैट वुड बी 3, ठीक है, ये आपका 3 होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास में 3 है। साथ ही साथ एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, एसिटिक एसिड के केस में 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट इसकी बेसिसिटी भी पूछ सकता है, फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इनको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये 3 है, इन तीनों के एक्स फैक्टर आप लोग ध्यान रखिए कितने एच आयन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम लोग बेस के केस में। तो बेस के केस में हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी को, बेस के केस में सॉरी बेस के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, बेस में केस में बोलते हैं हम लोग एसिडिटी। बेस के केस में एसिडिटी का मतलब क्या है, कितने OH आयन आपके रिप्लेसेबल है। तो अगर हम लोग NaOH की बात करें, तो NaOH के केस में एक OH आयन निकलेगा, तो एक्स फैक्टर कितना होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो एक्स फैक्टर कितना होगा इसका। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो एक्स फैक्टर कितना होगा 3, जितने एच आयन वहां से आपको OH आयन आपका रिप्लेस कर सकता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है आपके पास में सॉल्ट। तो अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें, अगर हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट के केस में अगर मान लो KCl है, तो KCl की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो KCl के अंदर में क्या है, KCl के अंदर में एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो Z पॉजिटिव भी आपका 1 है और Z नेगेटिव भी आपका 1 है, तो ओवरऑल एक्स फैक्टर कितना रहने वाला है आपका 1 ही रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग Al2SO4 का होल थ्राइस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 है और 3 आपके पास में सल्फेट आयन है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे x पे जो चार्ज है वो 6 का है और यहाँ पे भी जो x का जो चार्ज है कितना है 6 का है। तो ओवरऑल जो Z फैक्टर है आपका या x फैक्टर हो, यानी चार्ज आपका 6 है, तो ओवरऑल जो x फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास 6, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे MgCl2 है, तो MgCl2 की बात करें अगर हम लोग, तो MgCl2 में आपके पास मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 क्लोराइड माइनस है, तो एक्स फैक्टर यहाँ पे भी कितना रहने वाला है 2 और इसके अकॉर्डिंग भी कितना है 2। तो ओवरऑल जो एक्स फैक्टर जो चार्ज होगा वो कितना रहेगा आपके पास 2 ही रहेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब इन ये आपका इतना लंबा चौड़ा जो डिस्क्रिप्शन है नॉर्मेलिटी को निकालने का, कि एक्स फैक्टर निकालिए निकालिए, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। अगर आप एक्स फैक्टर जानते हैं तो आप उससे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मोलैरिटी निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है, इससे क्या निकाल सकते हो आप लोग, इससे आप लोग नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, वो कि इक्विवेलेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है, इक्विवेलेंट निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स फैक्टर इनटू मोल्स, ठीक है, एक्स फैक्टर इनटू मोल्स, एक्स फैक्टर इनटू मोल्स। इससे भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विवेलेंस निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने का डायरेक्ट तरीका ये भी।
उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे आप तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो मैं आपको वो करूंगा, सजेस्ट करूंगा आप एक फॉर्मूला याद रखिए, वो ये नॉर्मेलिटी, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाएंगे। आप सीधा याद रखिए कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एक्स होता है, क्योंकि मोलैरिटी निकालना आसान है, इस पे आप लोग की अच्छी कमांड होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी भी है। और अगर आप ये निकाल सकते हो तो एक्स फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा बिल्डअप करवाते हैं। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन है, दैट इज ए जो है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मतलब एक कॉमन क्वेश्चन बनाता हूँ और उसमें डिफरेंट पार्ट में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मलटा मतलब अच्छा यूनिट बता देता हूँ मैं आपको, यूनिट भी कई बार पूछ लेता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, the 6 gram of CH3COH in 200 ml NaCl, in 200 ml NaCl। इसमें अगर हम लोग, तो अगर हम इसमें बात करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को, अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालने, तो मोलैरिटी का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी 6 अपॉन एसिटिक एसिड का मास। तो एसिटिक एसिड का मास कितना होता है 60। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 12 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1 यानी कितना हो गया 15 प्लस 35 45 45 कितना हो गया आपका 60। 60 मोलर मास आ गया और वॉल्यूम कितना आपके पास 200 ml इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो ये जीरो से जीरो कट गया आपका। ठीक है, और यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में जो मोलैरिटी आई दैट इज 0.5 मोलर। कितना निकल गया है 0.5 मोलर मोलैरिटी निकल गई। और नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। और एक्स की वैल्यू कितनी होती है एसिटिक एसिड के लिए 1, क्योंकि एक एच आयन रिप्लेसेबल है ना। तो अगर हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी निकाले तो कितना हो जाएगा, मोलैरिटी यानी 0.5 इंटू 1 यानी कितना हो गया परसेंट 0.1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, ये आपका आंसर आ गया। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों की क्या होगी, सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी का फर्दर पार्ट एक्सटेंशन है, बी पार्ट। अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन का, वो 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH इन 500 ml वाटर, इन 500 ml वाटर। ठीक है, 500 ml वाटर में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास में मोलैरिटी जो होती है, गिवन मास आपके पास 20 ग्राम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है निकाल लो आप लोग, 40 के करीब होता है, 23 प्लस 17 है ना, 16 प्लस 1, तो 40 हो गया आपके पास में। और इंटू वॉल्यूम आपके पास 500 ml है, और इंटू क्या हो जाएगा ऊपर 1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया, जीरो से जीरो गया, तो कितना हुआ आपके पास में 2/20/540 यानी आपके पास में आंसर आया 1 मोलर। ओके, नाउ आपके पास में नॉर्मेलिटी निकालनी, तो नॉर्मेलिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। और मोलैरिटी कितना है आपके पास में, मोलैरिटी आपके पास में 1 आया, और एक्स फैक्टर कितना है NaOH है, NaOH के लिए एक्स फैक्टर 1, यानी आंसर कितना है आपके पास में 1 नॉर्मल निकल गया है। ठीक है, नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन, सी पार्ट। सी पार्ट क्या होगा आपके पास में, दैट इज 98 ग्राम ऑफ C3PO4, 90 ग्राम ऑफ H3O4 in 2 liter of water, in 2 liter of water। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसके केस में मोलैरिटी क्या होगी आपके पास में, मोलैरिटी होगी गिवन मास यानी 98, और मोलर मास निकाल लो, मोलर मास भी इसका कितना आएगा 98 के करीब आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया, क्योंकि H3PO4 है ना, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस 16 इंटू 4 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आया 34 प्लस 64, 34 प्लस 64 यानी 98। 1/2 यानी कितना है आपके पास मोलैरिटी, इट इज 0.5 मोलर। ये कितना निकल गया आपका 0.5 मोलर निकल गया है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि इसका जो एक्स फैक्टर होता है H3PO4 का वो 3 होता है। तो 3 होता है, इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0.5 इंटू 3 यानी 10 10 यानी 1.5। ओके, 1.5 विल बी आंसर ऑफ योर, ये आपके पास में ये नॉर्मेलिटी आ गई इसके केस में। तो ये कुछ एग्जांपल थे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपके बन सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास में जो है आपके बन सकते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो होमवर्क में आपको लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे होमवर्क है आपके पास में। फर्स्ट आपके पास में आपको वही निकालना है। एक काम कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हो,
कैलकुलेट मोल्स, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फायदा होगा। इक्विवेलेंट मास, और भी देते हैं इसमें कुछ ऐड अप कर देते हैं। कैलकुलेट मोल्स, इक्विवेलेंट मास एंड मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास में सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, और वॉल्यूम दे रखा है आपके पास में 100 ml। ठीक है, तो एक एक करके आपको तीनों चीजें निकालनी। ठीक है, सेकंड है आपके पास में, आंसर भी बता देता हूँ। देखो फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट होगा मेरा, ये सेकंड होगा, और ये मेरा थर्ड होगा, ये मतलब तो इस तरीके से मैं मार्क करके बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट आएगा वो आएगा 0 पॉइंट मोल्स निकालने हैं आपको, तो मोल्स आपके पास में आएंगे, इसका कॉलम बना देता हूँ लास्ट में, डायरेक्ट आंसर वहीं पर लिख दूंगा। जो बी पार्ट आएगा आपके पास में, सारे आंसर में एक साथ लिख दूंगा, 2 लीटर ऑफ डेसी नॉर्मल, ये सेमी डेसी में सब बता चुका हूँ, सेमी मतलब 1/2 है ना, LiPF4 सॉल्यूशन। थर्ड है आपके पास में 20 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl इन 2 लीटर वाटर। फोर्थ आपको निकालना है 5 मोल्स ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इन 10 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपके पास में मोल्स निकालना है, और फिर इक्विवेलेंट मास, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, और फिर आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। ठीक है, आपके पास में 4 आंसर है, तो 4 आंसर इस तरीके से 1 2 3 और 4 इस तरीके से। तो फर्स्ट केस में जो मोल्स आएंगे आपके पास में, वो आपके पास आएगा बेटा 0.05। ठीक है, 0.05। सेकंड केस में जो मोल्स आएंगे आपके पास, इट वुड बी 0. थर्ड केस में जो आएंगे आपके पास में मोल्स, इट वुड बी 20। और लास्ट जो है आपके पास में, लास्ट केस में जो मोल्स आएंगे आपके पास में, इट वुड बी 5, गिवन है क्वेश्चन। सेकंड केस में जो इक्विवेलेंट मास आएगा आप लोगों के पास में, वो आपके पास में आएगा 50 के करीब। मास ऑफ सोल्यूट जो निकल के आएगा वो आपका 2 ग्राम के करीब आएगा। ठीक है, 0.2 जो है आपके पास में, जो मतलब इक्विवेलेंट मास है आपके केस में, यहाँ पे आएगा आपका 0.4 के करीब, और जो मास है आपके पास में आएगा वो आएगा लगभग आपका 16.4 ग्राम। थर्ड केस में इक्विवेलेंट मास जो है आपके पास में, वो निकल के आएगा लगभग 100, वेट जो आपके पास में 1170 के करीब, एंड जो आपके पास में मास आएगा, आप मास से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, इसका मास का डाटा मेरे पे नहीं, लेकिन आप निकाल सकते हैं। फर्दर है आपके पास में जो वेट आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, यहाँ पे आपके पास 30 आएगा इसका, और इसके केस में जो वेट आएगा 1210 आएगा। ठीक है, ग्राम मीटर में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से आप सारे मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, तो थोड़ा ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो ये तो था आपका ग्रुप ए का डिस्कशन। ग्रुप ए में मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, फॉर्मेलिटी को छोड़ के, फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा रहा, एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी ना, इतनी पूछी जाती। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रुप बी की तरफ। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे ग्रुप बी की तरफ, और ग्रुप बी में जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपके पास में परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय, क्योंकि वेट से डील करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, तो परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, वेट बाय वेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सिंपल ही होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करूं ना, तो सिंपल सा आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा 100। ओके, आपके पास में क्या आने वाला है, ये आपके पास में परसेंटेज वेट बाय वेट आने वाला है। इसके बहुत काम है,
जनरली आपके पास में जो वेट ऑफ सोल्यूशन रहेगा बच्चों, ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वॉल्यूम का केस अलग था, वॉल्यूम तो जो सॉल्वेंट की वजह से नहीं है, हम लोग वेट बाय वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा वेट बाय सोल्यूशन, ठीक है। तो सपोज करके अगर किसी ने आपको बोला 30% वेट बाय वेट यूरिया है आपके पास में कंटेनर में, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल लैब असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये सब चीजें क्या होंगी आपकी, कॉमन होंगी, ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इस तरीके के। तो अगर हम लोग बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करें, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब यूरिया का मतलब क्या, 30%, कि 30 ग्राम को आपने डिसॉल्व करा दिया 30 ग्राम इन 70 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है, 30 ग्राम इन 70 ग्राम, ठीक है। अगर हम लोग यूरिया प्लस वाटर लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम का आपका यूरिया है और 70 ग्राम यानी 70 ग्राम का आपका वाटर, ठीक है। तो 100 ग्राम का आपके पास में क्या सोल्यूशन है, आपके पास में 100 ग्राम का सोल्यूशन, 100 ग्राम का आपके पास में सोल्यूशन है, उसमें इस तरीके से 30 ग्राम यूरिया रहने वाला है और 70 ग्राम आपका वाटर रहने वाला है। और यूरिया और वाटर का जो रेशियो निकल के आएगा, अगर हम बात करेंगे वाटर और यूरिया का जो रेशियो निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, दैट वुड बी 3/7, ओके। ये रेशियो आपका इस तरीके से निकल के आएगा। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कोई भी सोल्यूशन ले लो, मान लो आपने बोल दिया 500 ग्राम का सोल्यूशन है, किसका, 30% का, 30% यूरिया प्रेजेंट है आपका किसमें, 30% यूरिया प्रेजेंट है आपका 500 ग्राम के सोल्यूशन में। तो जो मोस्ट ऑफ द टॉप क्वेश्चन जो पूछ सकता है, यही यहाँ से यही बन सकता है कि मान लो 500 ग्राम का यूरिया प्रेजेंट है 30%, ठीक है, तो आपका अमाउंट पूछ सकता है। तो एक चीज याद रखिए कि 30 ग्राम इन 70 ग्राम, यानी आपके पास में 30 ग्राम इन 70 ग्राम में रेशियो कितना था, 3/7 था। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। तो अगर मान लो 30% का रेशियो 3/7 था 100 ग्राम में, तो 500 ग्राम में भी उतना ही रहने वाला है। तो हमको पता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो इतना रहने वाला है, सोल्यूट का वेट हमें पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है मान लो, तो ये रेशियो कैसे निकल के आएगा, सोल्यूशन का वेट हमें पता है, सोल्यूशन का कितना है 500 है, तो 3/7 का मतलब क्या है, 3/7 का मतलब ये है कि इसका थर्ड पार्ट यानी 150, और साथ में इधर कितना होगा आपके पास में 350, इस तरीके से, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, इसका सेवन पार्ट, इस तरीके से आपका अमाउंट आपका इजीली निकल सकता है। ये अमाउंट किसका, ये अमाउंट है यूरिया का, और ये अमाउंट है आपका किसका, ये आपका है सॉल्वेंट का, वाटर का है, ठीक है। तो रेशियो जो है आपके पास में, अमाउंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट्स, इससे इस पर बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाए। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया dissolved in 600 gram of water, okay, to obtain a solution which contain 75% by weight aqua solvent, यानी आपके पास में 75% का उसमें सॉल्वेंट है और बाकी का क्या प्रेजेंट है आपका, बाकी का आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। तो 75% आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और आपके पास में 25 का परसेंट का क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो दो तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, दो मेथडोलॉजी हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट की बात करने अगर हम लोग, तो क्या होगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट, और आपके पास में जो वाटर का अमाउंट यानी सॉल्वेंट का अमाउंट दे रखा है 600 ग्राम दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस 600 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, इंटू हो जाएगा 100। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हुआ सोल्यूट का वेट जो दे रखा है वो देखा है 25, और वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है W प्लस 600 इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में W आपके पास में जाएगा W प्लस यानी 25W, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 25W 25W प्लस 600 इंटू 25, 25 5 जो कितना होता है आपके पास में 25 4 जो 100 होता है, और 25 150 इंटू 100, ये कितना होगा आपका, होगा 100W, है ना। तो 600 में लास्ट तक कैलकुलेशन को लेके जाता हूँ ताकि आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जाओगे अब, तो ये बच जाएगा आपका 75W क्या बचेगा आपके पास में 600 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, तो 25 1 जा और 25 2 जा 3 जा चला जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास में 200
ग्राम हो गया। एक अप्रोच तो आपके पास में ये है। सेकेंड अप्रोच जो है मेरे पास में वो ये है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मास ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 600 ग्राम वाटर। तो अगर हम इसमें रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक फंडा पकड़िए आप लोग। मैंने आपको पहले बताया था कि रेशियो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैं बोलूँ कि 25 ग्राम और 75 ग्राम, ये आपका 100 ग्राम है, तो इन दोनों का जो रेशियो, ये 100 ग्राम है तो इन दोनों का रेशियो निकाल के आऊंगा तो क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 75 यानी 25 1/3 निकल के आएगा। ठीक है, 1/3 निकल के आएगा। तो 1/3 रेशियो मेरा किसका रहने वाला है? 1/3 मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रहने वाला है। तो अगर मैं 600 ग्राम का सॉल्वेंट ले रहा हूँ तो इसका 1/3 क्या होगा, यानी 25% क्या होगा इसका 25% जो होगा दैट वुड बी, इसका ये थर्ड है आपके पास में तो इसका 200 ग्राम है ना, इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपका? 200 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल जाएगा आपका? 200 ग्राम। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है जिससे आप लोग डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हैं, और ये टाइम टेकिंग स्टेप है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आप 2 मिनट में क्वेश्चंस को कर लेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो ये तो था आपका परसेंटेज वेट बाय वेट की तरफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है यानी कितना अमाउंट है आपका मोल्स के टर्म में, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जाई से। ठीक है, इस तरीके से, जाई से ग्रीक अल्फाबेटिक लेटर। तो रेशियो जनरली क्या होता है कि आपके पास में जो कंपोनेंट होगा, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा बेसिकली किससे मिलके बनेगा? सॉल्यूट का फ्रैक्शन क्या होता है? हिस्सा। और एक सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट होता है, क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो अगर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, और फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा यानी ए क्या जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या होगा? Na प्लस Nb। और जितने भी कंपोनेंट होंगे सिस्टम के अंदर में, जितने भी कंपोनेंट होंगे NiXi, जितने भी आपके पास में कंपोनेंट्स होंगे उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपका 1 से कम ही आने वाला है हमेशा। फ्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या आने वाला है? कम ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास में मान लो 0 आ रहा है किसी का मोल फ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट है, कोई हिस्सा ही नहीं किसी का, फिर प्योर कंपोनेंट। और या फिर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो एक्सट्रीमली वही है, तभी भी आपका क्या है? प्योर है, प्योर फॉर्म ही है वो भी। प्योर फॉर्म मतलब यहाँ पे आपके पास दूसरा सबस्ट्रेट एब्सेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पे? एब्सेंट होगा। ये बहुत काम की चीज है, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे। तो ये प्योर सॉल्वेंट है आपके पास में, प्योर कंपोनेंट बोल सकते हो आप, प्योर कंपोनेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत काम आने वाला है मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर के अंदर में। हम लोगों को वेपर प्रेशर समझना है, वेपर प्रेशर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया, इसके न्यूमेरिकल को भी हम लोग डिस्कस। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में परसेंटेज इस मोल फ्रैक्शन में, तो एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया and 45 gram water. Okay, calculate percentage weight by weight and mole fraction of urea. तो अगर इसमें देखें, इस क्वेश्चन में 30 ग्राम यूरिया को आपने 45 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कराया, तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का सिंपल तरीका है, जो यूरिया का अमाउंट है 30 डिवाइडेड बाय क्या? 45 प्लस 30 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में 100, और ये क्या होगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 30 कितना हुआ? 75 इंटू 100। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 से 10, यानी कितना परसेंट आया आपके पास में? 40% आपके पास में यूरिया का वेट बाय वेट आया। इसी तरीके से अगर वाटर का पूछता है, ये तो यूरिया का निकल गया है। अगर वाटर का पूछता तो वाटर का कैसे निकालते हैं हम लोग? डब्ल्यू वेट बाय वेट। वाटर का निकालने का सिंपल तरीका है 45 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 3 15 जो है ना। और वैसे भी निकाल सकते थे, 40 है तो 60% क्या होगा? वाटर है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है ना। और फाइनली आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल तरीका है मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? Na बाई, यानी मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया। ऐसे करिए आप लोग, यूरिया आपका बी है और ये ए है, इससे निकालना इजी हो जाएगा। Na बी अपॉन Na प्लस एनबी।
NB कितना निकल के आएगा आपका, NB निकल के आएगा आपके पास में, यूरिया आपका 30 ग्राम है, यूरिया आपके पास में 30 ग्राम यानी B, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 60, ठीक है, वो कितना होता है आपका 60, तो कितना निकल के आ गया इसका 1/, ठीक है। और आपके पास सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का कितना होगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाई 18 यानी कितना होगा 5/2 यानी 2.5, और ये कितना हो गया 0.5, और ये कितना हो गया, या मत भी सॉल्व करो तो डायरेक्ट आपका 2 की टर्म में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखोगे तो ये आपके पास में NB है, NB कितना होगा 1/2 डिवाइडेड बाई कितना 1/2 प्लस 5/2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 6/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यानी कितना निकल गया 1/6, ये कितना निकल गया आपका 1/6, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 0.16 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। और वाटर का जो अगर निकालना चाहो तो वाटर का कैसे निकालोगे, देखो मैंने बताया था आपको कि दो किसी भी टर्म का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 के बराबर हो, तो अगर एक का निकालना है वाटर का निकालना है तो वाटर का कैसे निकालोगे 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वुड बी आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आप लोग घर जाइएगा, मोल फ्रैक्शन को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जो आपके जो टर्म पढ़ा रखे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये काफी बैकबोन है इस चैप्टर की, अगर ये चीज समझ गया तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। कंटेन्स 28% weight by weight of KOH, then calculate क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ओके। तो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, मैंने इसको फ्रेम किया इस तरीके से ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके पास 28% KOH है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 28 ग्राम आपका डिजॉल्व है KOH, किसमें है 28 ग्राम KOH आपका डिजॉल्व है 72 ग्राम, 72 ग्राम क्या 28% है तो 72% क्या होगा 72 ग्राम वाटर में। सोल्यूशन की बात करें तो वाटर होगा सॉल्व, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। नाउ आपको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए पहले वाटर के मोल्स निकाल लीजिए। वाटर के मोल्स क्या होंगे 72 यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कितना 4, उसके बाद आप KOH के निकाल लीजिए, ठीक है। तो KOH के कैसे निकलेंगे आपके पास, KOH का मोलर मास होता है 39 प्लस 70 यानी 56, गिवन मास कितना आपके पास में, गिवन मास आपके पास में 28 ग्राम और मोलर मास आपके पास 56 यानी 1/2 है ना, और 1/2 यानी कितना हो गया 0.5, ठीक है। या 1/2 लिखना चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन निकालना अगर आपको KOH का निकालना तो KOH का कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल 1/2, मैं तो कहता हूँ आप लोग चाहे तो उसके टर्म में ले लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई क्या 4 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 1/2 डिवाइडेड बाई 9/2, उसे 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना निकल गया 1/9, और यहाँ से आप वाटर का निकालना चाहो तो वाटर का भी निकाल सकते हो, कैसे 1 माइनस 1/9, तो ये कितना आ गया आपका 8/9, ओके। तो ये मोल फ्रैक्शन आपका फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जितना भी डिस्कस किया है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मोलैरिटी तो था ही कल, लेकिन आज जो है आपका मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो आपने जो क्वेश्चंस किए उनको आप लोग सॉल्व कीजिए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करा दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करवा दूंगा, ठीक है। या आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, लेक्चर्स को देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम लेक्चर्स का पता चलता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट वेरी गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।